नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट सीडीपी 2026 के विषय में पढ़ रहे थे। कल की वीडियो हम लोगों ने यूपी टेट 2021 का जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसके सीडीपी सेक्शन को देखा और उसके प्रश्नों को हमने बनाया। जो भी नए प्रश्न आ रहे थे या नए टॉपिक, उसको भी हम समझाते हुए चल रहे हैं, क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। आज की वीडियो हम लोग यूपी टेट 2021 का ही पेपर 2, जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, उसके सीडीपी सेशन को देखेंगे। देखिए, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही है, एक ही पूरा सिलेबस है, इसलिए आप अभ्यास करिएगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। तो चलिए, समय ना लेते हुए हम 2021 के पेपर 2 को सॉल्व करते हैं और अच्छे से प्रश्नों को बनाते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लगा देंगे, आप अच्छे से समझिएगा। चलिए, पहला प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। पहला, केवल चूहों बिल्ली में, केवल मनुष्यों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल कलेकारों में। एक बात ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्तियों को दिया था मैकडूगल ने, और 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने बताया था। कितने? 14। 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। किसने बताया था? मैकडूगल ने। और इन्होंने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं और प्राकृतिक तथा सभी जीवों में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जितनी भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात होती हैं और प्राकृतिक होती हैं, अर्थात ये बाद में नहीं आती, ना ही इन्हें सीखा जा सकता है, ये स्वाभाविक रूप से पहले से ही होती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा आंसर में टिक करने में थोड़ी सी आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा चीजों को लिख के समझा देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। देखिए, कल का ही प्रश्न है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। कल ही मैंने आपको बताया था 86वां संशोधन सन 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया है संविधान के 21A में। तो आर्टिकल नंबर 21A, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि केसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। देखिए, बात को समझिएगा। कल हमने पढ़ा था सेल्डन के बारे में। सेल्डन में हमने देखा था गोलकाय, ठीक है, और उसमें हमने देखा था क्या कहते हैं उसको, तगड़े शरीर वाले। तो केसमर ने अलग प्रकार बताया है, सेल्डर ने अलग। तो केसमर का हम देख लेते हैं जो उन्होंने प्रकार बताए हैं। अगर हम केसमर के अनुसार चलें तो केसमर ने व्यक्तित्व में सुडोल काय की बात कही है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। लंब काय की भी बात उन्होंने कही है, दूसरा वाला भी सही है। और तीसरा, उन्होंने गोल काय की भी बात कही है, तो तीसरा भी सही है। अर्थात तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केसमर ने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने कहा था सुडोल काय, दूसरा लंब काय, तीसरा गोल काय। सुडोल काय मतलब जो हष्ट पुष्ट खाते पीते व्यक्ति होते हैं, जैसे कि WWE वाले लोग, यानी कि खली या जॉन सीना जो लोग होते हैं, ये सब। लंब काय की बात करें तो जो दुबले और पतले लंबे होते हैं, ठीक है, दुबले और लंबे। कुछ कुछ व्यक्तियों को आप देखेंगे एकदम सुटुक्के से रहेंगे, लग्गी से बड़े रहेंगे, तो दूसरा प्रकार ये। तीसरा प्रकार जो नाटे लोग होते हैं और गोल मटोल होते हैं, नाटे लोग और गोल मटोल। तो 3 प्रकार शरीर रचना के आधार पर केसमर ने भी 3 प्रकार बताए हैं। जैसे सेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे, वैसे ही केसमर ने भी बताए। देखिए, दोनों प्रश्न पूछा हुआ था। सेल्डन का पूछा था प्राथमिक में और केसमर का पूछा था अपर में। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। शरीर रचना के आधार पर केसमर ने 3 प्रकार बताए हैं और तीनों प्रकार यहां हमने आपको सामने रख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चर्चा करते हैं, प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है? टीईटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है? यानी कि जो टीईटी एग्जाम होता है ये क्या मापता है? पहला, अभिक्षमता, बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य।
तो इसमें मापता है एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता। टीटी का पूरा उद्देश्य यही है कि अभिक्षमता आपके अंदर, या जब भी आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका एप्टीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मत समझिए, एप्टीट्यूड मतलब आपकी पहुंच कैसी है, आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, कितने प्रकार से सिखा सकते हैं, ये सब क्या होता है, अभिक्षमता। तो अभिक्षमता डेवलप करने के लिए टीईटी या अभिक्षमता को मापने के लिए टीईटी परीक्षा होती है, जो कि आपकी होने वाली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है या किससे संबंधित है। जरा इसको हम समझते हैं। देखिए, अब पहले आप समझिए कि संघनन मतलब क्या। अगर आप जाने तो संघनन मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। देखिए, स्मृति, मेमोरी, अधिगम, लर्निंग, मोटिवेशन या सृजनात्मकता। जरा बात समझिए, अधिगम मतलब होता है पढ़ना लिखना। तो पढ़ना लिखना तो कहीं इकट्ठा हुआ नहीं, जैसे बादल एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो ये संघनन होता है। तो यहाँ पे अधिगम में तो इकट्ठा होना हुआ नहीं, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी नहीं हुआ, सृजनात्मकता कोई नई चीज बनाना नहीं हुआ, स्मृति ये सही है। हम जो चीज देखते जाते हैं हमारे मेमोरी में इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। तो कंडोलेशन थ्योरी या संघनन का सिद्धांत आपका डायरेक्ट संबंध रखता है मेमोरी से या स्मृति से। तो पांचवा का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संघनन का सिद्धांत कह लीजिए या संघनन की थ्योरी जो है वो मेमोरी से संबंधित है या स्मृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि लब्धि की बात नहीं कर रहा है, शैक्षिक लब्धि। तो शैक्षिक लब्धि की बात देखिए, ऑप्शन है सोनेल, गॉर्डन, बर्टन हॉल या सिरिल बर्ट। तो इसका राइट आंसर है सिरिल बर्ट। ऑप्शन नंबर जो डी है, सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि का सूत्र दिया था। शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि नहीं, यानी कि एजुकेशनल कोसेंट, ईक्यू। ईक्यू एजुकेशनल, वो होता है आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट, ये है ईक्यू। एजुकेशनल कोसेंट बराबर होता क्या है सूत्र, फिर वही शैक्षिक आयु यानी कि एजुकेशनल एज डिवाइड बाय दैहिक यानी कि शरीर की आयु इंटू 100। तो फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। जहां वहां पे था बुद्धि आयु, मानसिक आयु, यहां हो जाएगा शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु, यहाँ दैहिक आयु यानी कि जो शरीर की आयु है। तो इसको किसने दिया था, सिरिल बर्ट ने। फॉर्मूला क्या था, EQ बराबर EA डिवाइड बाय CA, अर्थात शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे दैहिक आयु यानी कि शरीर की आयु गुणा 100। किसने दिया था, सिरिल बर्ट ने। ठीक है, यह बात ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 में बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विभिन्नताओं से भिन्न है। एक परीक्षण यानी कि जब भी आप परीक्षण करने जाते हैं तो 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, और साथ साथ प्रामाणिकता होनी चाहिए, और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो सब तो हमने बता दिया, बचा क्या। देखिए, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, अभिक्षमता। अभिक्षमता है एप्टीट्यूड, आप कितने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये परीक्षण का विशेषता नहीं है। जब भी आप कोई टेस्ट लें तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन एप्टीट्यूड का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो अभिक्षमता ये परीक्षण की भिन्नता नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, आप बताइए। द्वितत्व, द्विकारक सिद्धांत किसे दिया था, स्पीयरमैन ने, ये है। एक तत्व अल्फ्रेड बिने ने, ये भी है। प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। बहुतत्व का सिद्धांत है, होवर्ड गार्डनर ने, अभी पहले आया था कल वाले में। जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है इसको सोरेनसन ने बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है, इसमें जब मटर के पौधे अचानक से गायब होने के बाद उल्टा हो गए थे तो उन्हें हम कहते थे प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसको सोरेनसन ने दिया था, और ये वंशानुक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है, वंशानुक्रम से। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
8वें प्रश्न का 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया इसमें, पर थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि शरीर के अंदर होती है, अंतर्ग्राही। एड्रिनल अंदर होती है। लार ग्रंथि देखिए हमारे मुंह में यहाँ पे होता है, तो लार ग्रंथि को हम बाह्य स्रावी कहते हैं, यानी कि इसका जो पानी है वो आपको दिखेगा कि कहाँ आ रहा है। जैसे कि मुंह में पानी आता है वो दिखेगा, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो नसों से ही इंजेक्ट कर देंगी नसों में, वो हमको दिखेगा नहीं कि पानी कहाँ आया कहाँ गया। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? लार ग्रंथि। यह है बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। कौन कौन सा? पहला बताया उन्होंने संवेदीगामी 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से लेकर 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त, और 11 से लेकर 18 वर्ष तक अमूर्त कह लीजिए या औपचारिक। तो हमसे पूछा है दूसरी अवस्था कौन सी है, तो पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर 7 वर्ष वाला, यानी कि इसमें ऑप्शन आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर या करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत? सब हमने पढ़ा है। आगे प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए क्या कहा है, कुछ क्वेश्चन हम प्रश्नों से ही समझेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्ति को समझने वाला सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बहिर्दर्शन बाहरी ज्ञान, अंतःदर्शन आंतरिक ज्ञान, निरीक्षण निरीक्षण करना, प्रयोगीकरण प्रयोग करना। तो आप बताइए, अपने को समझने के लिए आत्मज्ञान यानी कि अंतःदर्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान को की जो सबसे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो है अंतःदर्शन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंतःदर्शन, अपने आप को अंदर से समझना ही क्या है? अंतःदर्शन है, या आप कह लीजिए कि इंट्रोस्पेक्शन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, अल्बर्ट बंडूरा ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या किस सिद्धांत से? मैंने आपको 3 व्यक्तियों को एक साथ बताया था, आप जरा गौर कीजिएगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था एक है सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था वाइगोस्की ने। किसने दिया था? वाइगोस्की ने। फिर मैंने आपको बताया था मनोसामाजिक सिद्धांत, ये कल आया था, इसको दिया था एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने। फिर मैंने आपको बताया था सामाजिक अधिगम। अब जरा देखिएगा, तीनों में सामाजिक है, सामाजिक अधिगम को ही दिया था बंडूरा ने। किसने? बंडूरा ने। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अब आप समझेंगे कैसे? सामाजिक विकास को वाइगोस्की ने, मनोसामाजिक को एरिक्सन ने, सामाजिक अधिगम को बंडूरा ने। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ मनो का डिफरेंस है, यहाँ विकास का डिफरेंस है, यहाँ अधिगम का डिफरेंस है। तीनों सिद्धांत एक जैसे दिखते हैं बट है नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा था? अधिगम, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को दिया था, अर्थात व्यक्ति समाज से सीख सकता है। प्रश्न नंबर 13, अधिगम में पठार कैसे आता है? अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा, थकान द्वारा या रुचि द्वारा? हमने आपको बताया था जब बच्चा थक जाएगा तो उसका सीखने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो पठार कैसे आता है? सी, थकान द्वारा। अधिगम के वक्र मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? नतोदर, उन्नतोदर और क्या? मिश्रित। 3 कर्व है, एक वो कर्व जो लगातार बढ़ता रहता है धनात्मक, एक जो घटता रहता है ऋणात्मक, और एक जो एस शेप में चलता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, उसे हम क्या कहते थे? मिश्रित कर्व। और ये कर्व आता क्यों है? थकान के कारण। ठीक है, या अधिगम में पठार क्यों आता है? थकान के कारण। पठार मतलब कुछ समय तक सीखने की गति रुक जाती है, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय तक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण को, अधिगम की गति को, सृजनात्मकता को या अभिरुचि को? तो दर्पण चित्र जो परीक्षण है ये अधिगम अंतरण को मापता है। ये ध्यान दीजिएगा, अधिगम अंतरण। जैसे हम क्या करते हैं, दर्पण सामने खड़े होकर देखते हैं ना,
कि चेहरे में कहाँ दिक्कत है, क्या है, बाल कटा सही नहीं कटा, मतलब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो शरीर है इससे संबंधित कुछ डिफरेंस वहां अगर दिख रहा है उसको सुधार सके। वैसे ही दर्पण चित्र परीक्षण जो है वो हमेशा अधिगम अंतरण को, यानी कि हमने कितना सीखा, कितना सीखना चाहिए था, इसको जांचने के लिए हम दर्पण चित्र परीक्षण करते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर, क्लाउड पिक्चर परीक्षण किससे संबंधित है? तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण संबंधित है आपका व्यक्तित्व से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लाउड पिक्चर परीक्षण किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व से। आगे प्रश्न नंबर 16, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? यानी कि जो हमारी बॉडी ग्रोथ करती है उसको कौन इफेक्ट करता है? पहला, वातावरण बिल्कुल करेगा, वंशानुक्रम ये भी करेगा, खेल व्यायाम ये भी करेगा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कभी भी जल्दबाजी में ना मार दे कि वातावरण, मार दो, सब ऑप्शन पढ़ने के बाद ही टिक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का सही सूत्र या बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? आप बताइए। बुद्धि लब्धि बराबर क्या मैंने बताया था, जिसको किसने दिया था? टर्मन ने। 1916 में टर्मन ने स्टर्न के फॉर्मूले में संशोधन किया था और 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था, यानी कि आईक्यू के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने? आईक्यू बराबर मानसिक आयु, एज, बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु को हम बोलते थे MA, मेंटल एज, वास्तविक आयु को CA, करंट एज। तो IQ बराबर MA CA इंटू 100। तो कहां पे है आप देखें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुद्धि लब्धि का सूत्र होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या MA, मेंटल एज डिवाइडेड बाय करंट एज इंटू 100। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? देखिए, विचारात्मक चिंतन की चर्चा या कभी विचारों से सीखने सिखाने के बारे में जॉन डीवी ने कहा था। तो ये योजना विधि के भी है जनक है, ठीक है। तो योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि जो किलपैट्रिक है वो जॉन डीवी से ही, उनके शिष्य से या उनसे प्रभावित होकर उन्हें वो विधि दिया था। तो जॉन डीवी विचार या कलिय चिंतन चर्चा के कलिय जनक या उसके बहुत बड़े समर्थक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी या डीवी ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा आंसर? बी। आगे, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? यानी कि दो तर्क था ना, आगमन तर्क और निगमन तर्क। आगमन में क्या होता है? देखिए, आगमन मतलब उदाहरण देकर चीजों को समझाइए। प्रयोग, अवलोकन, सामान्यीकरण, कल्पना। कल्पना नहीं होता इसमें। देखिए, कल्पना मतलब ये होता है ना कि आप पहले कल्पना करके तब चीजों को समझा रहे हैं, लेकिन इसमें कल्पना नहीं होती। इसमें पहले उदाहरण देते हैं तब बताते हैं। ये नहीं कहते बेटा ऐसा हो सकता था, ये कहते हैं कि ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे कल्पना का कोई स्थान नहीं है। सामान्यीकरण का है, अवलोकन का है, प्रयोग का है। तो आगमन तर्क में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना, ठीक है। इसका स्थान निगमन में है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, देखिए इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। जैसे हमने कुछ सीखा था कि पहाड़ा 10 का, अब हमसे सर ने पूछा, हम नहीं बता पाए। इसका मतलब क्या? हम भूल गए, मतलब विस्मरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, फॉरगेटिंग। अगर हमने कोई चीज सीखा है, सही समय पे हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, भूल गए हैं, तो उसको हम कहते हैं विस्मरण। अगर यहीं पे लिखा होता कि सफल हो गया तो वो होता अस्मरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्मरण। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। अभी हमने सवाल लगाया था, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, मोहन की मेंटल एज कितनी है? 8। करेंट एज, वास्तविक आयु कितनी है? 5। आपसे पूछ रहा है बुद्धि लब्धि बताइए। IQ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला MA CA इंटू 100 लगाइए। MA की जगह पे 8, CA की जगह पे 5 इंटू 100। 5 से काटिए 20 25 100, 8 दूना 16, 160।
तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी 160। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको जैसे भी सवाल पूछे आप सवाल को आराम से हल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों के प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? 50 से 69, 70 से 79, 36 से 49 या बिलो 35? बात समझिएगा। पहली बात, सामान्य बुद्धि के बच्चे 90 होते हैं, 90 के नीचे हम सबको मंद बुद्धि ही मानते हैं, लेकिन इसमें भी इसने सब डिवाइड कर दिया है। तो इसके अनुसार देखिए 36 से जो 49 है इसको हम मंद बुद्धि मानेंगे, और 36 से यानी कि 35 से जो नीचे हो जाएगा इसको हम जड़ बुद्धि मानते हैं। क्या मानते हैं? जड़ बुद्धि। और जो 79 तक है उसको हम मानते हैं औसत बुद्धि। ठीक है, और उसके बाद में जो इसने दिया है 69 तक उसको हम मानते हैं कमजोर बुद्धि। तो इसके अनुसार 36 से 49 तक को हम मंद बुद्धि कहते हैं, लेकिन ये सब के सब मंद बुद्धि वाले ही हैं। इनमें भी मंद बुद्धि ये हुआ, इससे नीचे जाएंगे तो जड़ बुद्धि, मतलब बहुत ही खराब बुद्धि वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हालांकि इसमें विवाद भी हुआ था। आगे प्रश्न नंबर कितना था भाई? 23। रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन है? तो अभी हमने सेकंड लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्याही धब्बा परीक्षण किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था स्याही धब्बा परीक्षण रोरसा मर्रा ने बताया था या बनाया था। इसमें उन्होंने 10 कार्ड बनाए थे, 10 कार्ड में बिंदु बने होते थे, लोग देख देख के बताते थे, और ये व्यक्तित्व परीक्षण का सबसे अच्छा या व्यक्तित्व परीक्षण का एक उदाहरण था या व्यक्तित्व परीक्षण का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व पर्सनालिटी मेजरमेंट का ये कह लीजिए आप प्रयोग था, हरमन रोरसा ने दिया था। ठीक है। 24, यह विस्मृति का कारण नहीं है, अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारी याददाश्त को कमजोर करता नहीं है? पहला, स्मरण करने की इच्छा। अगर हम चाहते हैं चीजों को याद करें तो अच्छी बात है ना, क्या हमें ये भुलवाएगा? नहीं भुलवाएगा। तो वही तो बोल रहा है कि विस्मृति का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अगर कोई चीज हम सीखना चाहते हैं तो वो विस्मृति का कारण नहीं होगा। और भी चेक कर लेते हैं। सीखने में कमी, भूल जाएंगे। मानसिक द्वंद, दिमाग टेंशन में रहेगा, भूल जाएंगे। सीखने की विधि में दोष रहेगा तो भी भूल जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मरण रखने की इच्छा रहेगी, चीजों को हम नहीं भूलेंगे। 25 नंबर, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। देखिए, कोई भी विज्ञान जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी। ये भी टॉपिक आपका अब जाके भिड़ा दिया है, सिलेबस में नहीं है बट यहां से प्रश्न आ रहा है तो इसको हम चर्चा भी कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं या सही डेटा पाने का प्रयास करते हैं तो इस तरीके को या साइंस को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी या स्टैटिक। ठीक है, आगे 26 नंबर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? देखिए, शेष से भिन्न की बात करें तो पहला कहा है 16PF, उसके बाद कहा है टैट, उसके बाद कहा है रेवेन परीक्षण, उसके बाद कहा है ड्रा ए मैन परीक्षण, ड्रा ए मैन। ध्यान दीजिएगा, इसमें पीएफ, टैट और ड्रा ए मैन ये तीनों के तीनों परीक्षण व्यक्तित्व से संबंधित हैं। कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, ये व्यक्तित्व से। वही अगर रेवेन की बात करें तो ये बुद्धि से संबंधित है और यही सबसे अलग है। रेवेन परीक्षण क्या था? बुद्धि से संबंधित परीक्षण था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये अशाब्दिक परीक्षण था, इसमें हम बच्चों को बोलकर, बिना बोले ही लिख लिख करके चीजों को हम डिसाइड करते थे और बुद्धि का मापन करते थे। तो ये बुद्धि से संबंधित है, बाकी सब व्यक्तित्व से है। तो इसमें अलग कौन होगा? रेवेन परीक्षण। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, अभी हमने इसके पहले बताया सांख्यिकी। सांख्यिकी जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ये 3 प्रश्न पूछता है और खूब पूछता है। आज हम उसको डिस्कस कर लेंगे बट थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि मीडियन ऑफ 7, 9, 10, 11, 12 इज, यानी कि 7, 9, 10, 11, 12 का माध्यांक क्या है?
इसको हम कैसे निकालेंगे हम समझाएंगे आपको। अभी चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम पेंडिंग में रखते हैं, पहले हम रूल को पढ़ लेंगे तब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 28 नंबर देखते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो लाया था, किसने दिया था? कोहलर कोप्पा। इनको क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसको दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस पे प्रयोग किया था? वनमानुष पे। उसका नाम क्या था? सुल्तान। 29 नंबर प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है संवेग से, संज्ञान से, संवेदना से या कल्पना से, इमोशन से। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का सीधा सीधा संबंध होता है इमोशन यानी कि संवेग से। ये मैंने आपको जब बताया था तब भी वहां पे ये समझाया था, ठीक है। किससे संबंध होता है? आप कह लीजिए संवेग से, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आखिरी प्रश्न, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पे संवेदना को अर्थ, याद है आपको जब मैंने आपको संवेग और बोध बताया था? संवेदना और बोध, देखिए छोटा टॉपिक था, सवाल आ गया। संवेदना मतलब ये होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हमें मिलता है संवेदना, और उसी को अगर हम अस्थायित्व बना लेते हैं वो होता है बोध। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, इसी को हम कहते हैं बोध। तो राइट आंसर हो जाए, देखिए ज्ञान लिखता तो गलत होता, ये प्रत्यक्ष ज्ञान लिख दिया तो इसका अर्थ हो गया बोध। यानी कि जो हमें चीजें मिली थी संवेदना के द्वारा, अब उसको हमने कलेक्टिव फॉर्म में इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के पश्चात हमने उसको अच्छे से चीजों को समझा दिया, हमारा काम हो जाएगा, हमें समझ आ गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान यानी बोध। अब देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रश्न नंबर 27 के बारे में। देखिए थोड़ा हम समझ लेते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? सांख्यिकी है। देखिए शार्ट फॉर्म में हम आपको समझा देंगे, ज्यादा इसको पढ़ना नहीं है, ये मैथ का टॉपिक है, पता नहीं कैसे यहाँ ला दिया। स्टैटिक्स, देखिए सांख्यिकी मतलब होता है आंकड़ों का संग्रहण करना, डेटा को एनालिसिस करना और उसी हिसाब से डेटा का वर्गीकरण करना। आंकड़ों का वर्गीकरण करना ही सांख्यिकी कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करना है। पहला है हमारा माध्य, या इसी को माध्यक कहते हैं। जरा इसको समझिएगा कैसे। देखिए माध्यक बराबर होता है कुल योग, ऐसे आप समझिएगा, कुल योग बटे कुल संख्या। अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया 5, 6, 7, 8, 9, इसका आपसे कह दिया माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य। तो आपको सिंपल इन सबको जोड़ देना है। 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा कितना है? 5 तो है, जोड़ दीजिए। 6, 5, 11 और 7, 18, 18, 8, 26, 26 और 9, 35, 35 बटे 5 यानी कि 7। 7 क्या आ गया? इसका माध्यक आ गया या माध्य आ गया। आपसे डायरेक्ट सवाल यही पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है? कुल योग बटे कुल संख्या। इसके सूत्र को और सिंपली करें तो सिग्मा xn बटे सिग्मा n, यानी कि कुल पदों का योग बटे कुल पद। तीनों को अगर हम सबको जोड़ करके पूरी संख्या से डिवाइड कर देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया 49, 43, 44, इसका अगर माध्य पूछा तो जोड़ देंगे 49, 43, 44 बटे 3, जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया माध्य के विषय में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हमारा है माध्यिका। क्या है? माध्यिका। देखिए माध्यिका के 2 सूत्र आते हैं। क्या सूत्र आते हैं? जब पद, ध्यान दीजिएगा, जब पद विषम हो, क्या हो? विषम। और जब पद सम हो। अब ये सम विषम क्या है हम समझाते हैं अभी। जब पद विषम हो और जब सम हो। जब पद विषम होगा तो सूत्र रहेगा n+1 बटे 2वां पद। वही जब सम रहेगा तो n बटे 2वां प्लस n+1 बटे 2वां पद। ये ध्यान दीजिएगा कैसे।
सबसे पहली चीज है, इसमें सब चीजों को आरोही या अवरोही क्रम में लगा लीजिएगा, तब करिएगा, नहीं गलती हो जाएगी। जैसे समझाते, घबराइए नहीं। जैसे हमारा सवाल आ गया 1 3 4 5, मान लीजिए यहाँ 8 है, 2 1 या 4 4 है, अच्छा 3। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नोट कीजिएगा। सबसे पहले हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ, 1 1 के बाद आएगा 2 2 के बाद आएगा 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 6 नहीं है, 7 नहीं है, 7 के बाद 8। ये हमारा क्रम हो गया। अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। 6 मतलब सम, ये वाला सूत्र लगा देंगे, n 6/2 प्लस, इधर आ जाइए, 6 प्लस 6/2 प्लस 1। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना ऐसे है, n/2 प्लस 1, ये 1 अलग से है, ठीक है। तो 6/2, तो अब देखिए 6/2 आ गया 3, और ये 3 और 1 4, 4 3 7वां पद। कौन सा पद? 7वां पद। और इसके बटे 2 होता है, सॉरी ये फॉर्मूला में बटे 2 होता है। तो 7/2 कितना आ गया? 3.5। तो 3.5 यानी कि लगभग चौथा पद। 1 2 3 4, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ आया आपको? नहीं समझ आया? देखिए बात समझिए, पहले सूत्र क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। ये पूरा बटे 2 है, सूत्र होता है कि n/2 वहां प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद। अब n क्या है इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया, n बराबर 6। यहाँ 6 रखेंगे, 6/2 3 आएगा, यहाँ 6/2 3 और 1 4 आएगा, और 4 और 3 7, 7/2 यानी कि 3.5 आया। तो 3.5 3 से ज्यादा होगा, 4 से कम होगा, यानी कि 4। इसकी माध्यिका कितनी आएगी? 4 आएगी। मान लीजिए इसमें 8 ना होता, अब कितने पद हो गए? अब हो गए n बराबर 5 पद। तो हमें लगेगा ये वाला सूत्र विषम हो गया ना, तो 5 प्लस 1/2, 6/2 यानी कि तीसरा पद, 1 2 3, इसका उत्तर हो जाता 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पूरा बटे है और यहाँ आधा आधा है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये हो गई माध्यिका की बात, और ये हो गया माध्य की। देखिए अगर जो मैथमेटिक्स वाले नहीं है ज्यादा परेशान मत होइए, एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, अदरवाइज टेंशन मत लीजिए। और जो मैथ के हैं उनके लिए तो आसान है, आराम से कर लेंगे। ये हो गई बात माध्यिका की। अब बात करता है किसकी? बहुलक की। तीसरा बात करता है बहुलक, ये आसान है। जैसे मान लीजिए 2 8 8 4 6 6 3 2 3 2 1, कहेगा इसमें बहुलक बताइए। बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक है। देखिए 1 2 3 4 बार आया है, 1 2 2 बार, तो 4 बार कौन आया है? 2, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हो जाएगा बहुलक। क्लियर हुआ? ओके। एक चीज कभी कभार आपसे और पूछता है, परास। क्या पूछता है? परास। मान लीजिए दिया 9 18 20 25 36, इसका परास बताइए। तो हमेशा परास में सबसे छोटा और सबसे बड़ा लेकर के घटा दीजिए, घटा देंगे आपको परास मिल जाएगा। सबसे छोटा और बड़ा लेके घटा देंगे, परास मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमने माध्य सीख लिया, माध्यिका सीख लिया, बहुलक सीख लिया, यही है सांख्यिकी। अब हम जरा समझते हैं 27 नंबर जो प्रश्न बोला है उसको हम समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए चलिए बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 27 की, जो हमने पेंडिंग छोड़ा था। अभी हम पढ़ लिए माध्य, माध्यांक क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक, परास। अब हम समझते हैं कि 27 को हम कैसे हल करेंगे। देखिए लिखा है सीधा सीधा 7 8 9 10 11 12, कहा है इसका माध्यांक बताइए। देखिए जब माध्यिका पूछता है तब हम आरोही क्रम में लगाते हैं, माध्य या माध्यांक में ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधा सबको जोड़ दीजिए। 7 8, देखिए जोड़ दीजिए, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 बटे 1 2 3 4 5 6 6। अब आप कहेंगे सम विषम का सूत्र वो लगता है माध्यिका में, इसमें नहीं लगता। तो जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा जोड़ने पे? अगर आप देखें तो आपका आ जाएगा, देखिए 9 8 7 15
15 और 9 24, 10 34, 11 34 11 कितना हो गया 45, 45 और 10 55 और 2 57, 57/6। इसको अगर आप भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 9.5 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9.5। या इसका एक तरीका और है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ले लीजिए पहला पद और लास्ट पद, अगर क्रम से है तब 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, क्रम से है तब मान लीजिए 7 के बाद 9 होता 15 होता, तब ये रूल नहीं फॉलो करेगा जो बताने जा रहे हैं। ये क्रम से है तो सीधा 7 + 12/2 कर दीजिए, क्योंकि आपने 2 पद लिया था, 19/2 यानी कि 9.5। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9.5। सही तरीका तो ये है, बट शॉर्टकट जाने के लिए अगर आपके पास क्रम से दिया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने यूपी टेट 2021 के पेपर 2 के सीडीपी को देख लिया। जो नई चीजें आएंगी ऐसे ही हम आपको समझाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।